हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ से आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन के कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल डिस्कस किया था कंसंट्रेशन टॉपिक पे रिलेटेड। अब यहां से एक नए टॉपिक पे हम बात करते हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। किसी भी गैस को अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो कितना अमाउंट, उसका मास की बात कर रहे हैं, मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन लिक्विड in a particular amount of liquid या particular volume of liquid at a particular temperature is known as solubility of gas। कहने का मतलब गैस का कितना मास एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मास ऑफ गैस dissolved in unit volume of a liquid। बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है किसमें, वाटर में। अगर ये ऐसा ना होता तो एक्वेटिक लाइफ पूरी की पूरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसी तरीके से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं हाई प्रेशर पे। तो ऐसी कंडीशंस में हम गैस को वाटर में या किसी भी सुटेबल लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी को, तो जैसे आपने पीछे सॉल्युबिलिटी को सॉलिड इन लिक्विड के केस में डिफाइन किया था, उसी तरीके से यहां पे एक स्पेशल टर्म आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, इसको जानते हैं। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किसी भी गैस का वो वॉल्यूम है, और वो वॉल्यूम किस पे लेंगे, एट एसटीपी और एनटीपी, जिसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। दोनों को हम मिलीलीटर में ही लेंगे, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, it is defined as the volume of a gas। गैस का वॉल्यूम हम किस पे लेंगे, एसटीपी, dissolved in unit volume of solvent at a particular temperature and pressure। particular temperature and pressure, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, it is denoted by alpha, and alpha is equal to small v upon Vp, जहां पे v क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, इसमें भी मिलीलीटर, एट एसटीपी। P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, and V वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में लेंगे भी, एमएन में लेंगे। तो इस तरीके से
एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के बेस पे हम किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जितना ज्यादा होगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। तो ये बात रही किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम क्या देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of a gas। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहले नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो पहले दो फैक्टर्स तो हो ही गए आपके पास, नेचर ऑफ गैस और सेकंड जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, नेचर ऑफ गैस के बारे में। कोई भी गैस, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा वॉन डेर वाल कांस्टेंट फॉर द गैसेस। किसी भी गैस के लिए वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी अधिक होगी किसी भी सॉल्वेंट में। तो हम ये कह सकते हैं उसी को दूसरे वर्ड में कि जो गैस जितना इजीली लिक्विफाइबल होता है वो, या उसकी लिक्विफाइबिलिटी जितनी अधिक होगी वो उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा या उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ए क्या है भाई, वॉन डेर वाल कांस्टेंट। A directly proportional to solubility, right? दूसरी बात आते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। अलग अलग गैसेस अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी शो करती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसेस वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं जबकि एथिल अल्कोहल में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। उसी तरीके से बात करें अमोनिया की या HCl की, तो अमोनिया HCl वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं और आपके एथिल अल्कोहल में कम सॉल्युबल होते हैं। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं किस तरीके से कि अगर जो मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल, अगर वो पोलर मॉलिक्यूल है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होगा, और अगर गैस मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो ये दो फैक्टर्स हुए आपके पास, नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरे फैक्टर पे हम बात करते हैं, थर्ड फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर पे बात करें, वैसे आप सॉलिड के केस में, अगर आप सॉलिड के केस में बात करें तो सॉलिड के केस में जब आपने स्टडी किया था तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जनरली इंक्रीज करती है, लेकिन गैस के केस में थोड़ा सा उल्टा है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज, कहने का मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। क्यों भाई, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो जो सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के इंटरैक्शन होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जिसके चलते गैस पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूट की फॉर्म में सॉल्वेंट से बाहर आने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और लास्ट चौथा फैक्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रेशर। प्रेशर
की बात करें तो नॉर्मली प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करती है, और इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को प्रेशर से कोरिलेट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आपको पढ़ना है, और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि इसमें से आपको अक्सर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम उस लॉ की बात करते हैं, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ स्पेशली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है विथ रेफरेंस टू प्रेशर। ये लॉ 2 फॉर्म में है, एक तो मास ऑफ गैस की टर्म में बात करेंगे और एक मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात करते हैं। ज्यादा यूजफुल हो आपके लिए मोल फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आते हैं उसी पे ज्यादा बेस्ड होते हैं। हेनरी लॉ की बात करें तो हेनरी लॉ जो है वो ये कहता है कि किसी भी गैस का जो मास होता है, कितना डिसॉल्व होगा किसी भी सॉल्वेंट में, वो डिपेंड करता है प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसको हम कह सकते हैं कि हेनरी लॉ क्या कहता है, मास ऑफ ए गैस dissolved in a solvent is directly proportional to the pressure of gas present at the surface of solvent, राइट। तो अगर हम मास ऑफ गैस को m से डिनोट करें, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, या m इज इक्वल टू, आप जानते हो प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम इक्वल में चेंज करते हैं एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो m इज इक्वल टू kp, वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब अगर इस टर्म में क्वेश्चन आता है तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए एक दूसरा फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू p2 अपॉन p1। इसका यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल लगाने के लिए। तो ये हो गया हमारा हेनरी लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम इसी को दूसरे टर्म में अगर हम बात करें, जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए कहा गया है, अगर हम नॉन रिएक्टिंग गैसेस को ले लें, गैसेस मिक्सचर को ले लें, कहने का मतलब जो भी गैसेस लिए जाएंगे वो आपस में रिएक्ट ना करें, और दूसरी चीज सॉल्वेंट के साथ भी उनको रिएक्ट नहीं करना है। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर के एक एक कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो मोल फ्रैक्शन उसके लिए ज्यादा सुटेबल टर्म होता है, और उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर है उसको हम किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसियस
गैसियस मिक्सचर के लिए हम बात कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम किसके टर्म में बात करेंगे? मोल फ्रैक्शन के बारे में टर्म में हम बात करेंगे। तो हम चार्ट में लिख रहे हैं आपके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस present in solution is directly proportional to partial pressure of गैस। तो ये हेनरी लॉ का एक दूसरा स्टेटमेंट। तो हेनरी लॉ के सेकंड स्टेटमेंट को मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम बात कर सकते हैं काई, और ये काई किसका? गैस का। काई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। सेम वही बात होगी। अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं के डैश पी। अब अगर हम इस के डैश को इधर लाते हैं तो क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू 1 बाई के डैश काई। या फिर इस पूरे, ये भी क्या है? के डैश क्या है? ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर रिवर्स कर दिया जाए, उसका 1 बाई के डैश निकाला जाए, तो ये भी ऑलरेडी एक कांस्टेंट होगा, और जिसके लिए 1 बाई के डैश को हम लिखते हैं के एच, और इसे कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, राइट। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं? P इज इक्वल टू के एच काई। और ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है हेनरी लॉ के फॉर्म में, जहां पे P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, के एच हेनरी कांस्टेंट है, और काई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ज्यादा न्यूमेरिकल भी इसी पे आपके एग्जाम में आते हैं। अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स होंगे हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ये जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। इन दो फैक्टर्स पे इनकी वैल्यू डिपेंड करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हेनरी लॉ हमने पढ़ा है, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ की लिमिटेशंस, 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। पहली बात करें, टेम्परेचर इज नॉट टू लो। अगर आपका टेम्परेचर बहुत कम है तो उस कंडीशन में गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगी। इसलिए यहां पे कहा गया कि टेम्परेचर इज नॉट टू लो। सेकंड, प्रेशर इज नॉट टू हाई। जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस या टोटल मिक्सचर ऑफ प्रेशर ऑफ गैस है, वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अगर बहुत हाई होगा तो फिर सॉल्युबिलिटी जो है वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगी। और तीसरा, जैसे हमने शुरू में ही बात करी थी, ये जो फार्मूला निकाला गया है वो
ऐसे गैसियस मिक्सचर के लिए लिया गया है जो ना तो गैसियस कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट करें और ना ही उनके सॉल्वेंट के साथ उनका कोई रिएक्शन हो। तो कहने का मतलब गैसियस मिक्सचर इज नॉन रिएक्टिंग and not react with solvent। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो वाटर को अगर आप वाटर में अगर अमोनिया डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर में अमोनिया डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी अमोनिया की बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया नेवर फॉलो द हेनरी लॉ। क्यों? क्योंकि वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं अमोनिया को, तो अमोनिया वाटर से रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा अगर कहीं भी केस आता है जहां पे कि सॉल्वेंट और गैसेस कंपोनेंट्स में रिएक्शन होगा, तो वो कभी भी हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस क्या हैं? तो इसके 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी हैं। सबसे पहले इन प्रिपरेशन ऑफ carbonated beverage, कार्बोनेटेड बेवरेज का मतलब जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जिसको आप कहते हैं, उसमें होता क्या है? कुछ नहीं है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे हम फिलअप करते हैं और टेम्परेचर, इसीलिए देखिए कोल्ड ड्रिंक कहते हैं उसको। टेम्परेचर हमेशा स्टोर कहाँ पे किया जाता है? लो टेम्परेचर पे हम रखते हैं, और जब हम उसको ओपन करते हैं टेम्परेचर रेज होता है, तो देखो उसमें से गैसेस कंपोनेंट जो है वो एफर्वेसेंस के फॉर्म में बाहर आते हैं। तो जब भी प्रिपरेशन किया जाता है कार्बोनेटेड बेवरेज का, तो वहां पे हेनरी लॉ का हम यूज करते हैं। हेनरी लॉ के हेल्प का यूज करके हम कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं। दूसरा है एप्लीकेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन डीप सी डाइवर्स, या जिसको स्क्यूबा डाइवर्स भी कहते हैं, जो समुद्रों में गोताखोरी करते हैं। गोताखोर जो होते हैं, आपने देखा होगा कि वो अपने जो बहुत नीचे जाते हैं समुद्र में बॉटम साइड में, तो वो अपने साथ गैसियस सिलेंडर भी ले जाते हैं। तो ले जाते वक्त क्या होता है? उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और साथ ही साथ जो सी का वाटर कॉलम उनके ऊपर होगा उसका भी प्रेशर इंक्रीज करता है, और जिसके चलते गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती जाती है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हैं, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो चेंज होने लगती हैं। तो ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब वो ऊपर आते हैं। जब वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर आते हैं तो सॉल्युबिलिटी उतनी तेजी से चेंज होती है, लेकिन जो गैसेस मिक्सचर हमारी बॉडी में ब्लड में डिसॉल्व होते हैं वो उतनी तेजी से रिलीज नहीं हो पाते। तो कभी कभी एयर बबल बन जाता है वेन्स में, और जिसके चलते क्या होता है, उसको बेंट कहते हैं, वो बन जाता है, जो हमारे लिए फैटल और लीथल भी हो सकता है। कहने का मतलब उसके चलते हमारी डेथ भी, जो डाइवर्स होते हैं या स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में जो गैसेस मिक्सचर ले जाते हैं, पहले स्टार्ट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंटेंट ले जाते थे, मिक्सचर ले जाते थे, लेकिन मॉडर्न स्टेज में हम क्या लेते हैं, उसमें हीलियम भी मिक्स करते हैं। हीलियम का अमाउंट 11.2% होता है। हीलियम चूंकि नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो उसके चलते क्या होता है,
जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं उनको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, और इसलिए जो सी डाइवर्स होते हैं उनको इसका मिक्सचर दिया जाता है। तो याद रखना भी, जो गैसेस मिक्सचर ले जाते हैं स्क्यूबा डाइवर्स, उसमें मेनली 3 गैसेस होती हैं, हीलियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिसमें हीलियम का परसेंटेज हमने आपको बताया 11.7% है। नाइट्रोजन जो होता है वो 56.2% होता है और ऑक्सीजन 32.1% होता है। तो ये हेनरी लॉ का यूज यहां पे भी होता है। और तीसरी जो हम बात करेंगे, एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई पे जो लोग पर्वतारोहण करते हैं, जैसे आपके माउंट एवरेस्ट वगैरह जैसी चोटियों पे जो लोग चढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेचर के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगेगा, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड में उसकी सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या होती है, कम होने लगती है। तो उसके चलते बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, इवन वेन्स हमारी ब्लू होने लगती हैं, और जिसको हम एनोक्सिया भी कहते हैं या एनोरेक्सिया भी कहते हैं, वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के चलते होता है। हमारे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारी बॉडी में कम होने लगती है, और जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग जाते हैं अगर कैपेबल नहीं हैं तो उनके लिए भी रिकमेंड किया जाता है गैसेस मिक्सचर लेकर के जाएं, ताकि उनकी लाइफ सेफ रहे। तो आज हमने डिस्कस किया आपके साथ हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं, हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं। ये जितने भी एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस डिस्कस की या लॉ डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगे आपको तो जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बट कंटिन्यू होगा, इसके बाद जो इस पे न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।